हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। और आज हम एक करंट के टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसका नाम है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक। बेसिकली इस टॉपिक में हम जो आसियान और भारत की जो आर्थिक संबंध है उनके ऊपर परिचर्चा करेंगे। दोनों के बीच सहयोग के क्या क्या क्षेत्र हैं संक्षिप्त में उनको देखेंगे। और मैं उसके बाद आसियान के बारे में भी आपको बता दूंगी कि आसियान क्या है, इसका गठन कहाँ हुआ, इसके गठन के उद्देश्य क्या हैं और भारत के कैसे कैसे संबंध रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। ये मुद्दा चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक इंडोनेशिया के सेमारंग में आयोजित की गई। तो आर्थिक मंत्रियों की बैठक थी, तो विशेष तौर पे जो चर्चा के मुद्दे होंगे वो अर्थव्यवस्था से, व्यापार से, निवेश से ही जुड़े हुए होंगे। यदि हम प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो 10 आसियान देशों के आर्थिक मंत्री इस बैठक में शामिल हुए, साथ ही भारत के आर्थिक मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। और यदि हम विशेष तौर पे देशों को देखें तो मैक्सिमम ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, जितने भी मतलब आसियान के देश हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। मंत्रियों ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का और बढ़ाने के लिए भारत और आसियान के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों की समीक्षा की। यानी जो भी हमारे द्विपक्षीय निवेश संबंध है, व्यापारिक संबंध है, उनकी समीक्षा की और ये समाधान ढूंढने का प्रयास किया कि किस तरीके से हम निवेश को, व्यापार को, है ना, आर्थिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा आप लोगों के सामने है। यदि हम भारत और आसियान के बीच के द्विपक्षीय व्यापार की बात करें तो ध्यान रखिएगा 2022-23 में, यानी बिल्कुल करंट डेटा है ये, 131 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है दोनों पक्षों के बीच में। ठीक है, इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं 22-23 में आसियान के साथ जो व्यापार है वो भारत के वैश्विक व्यापार का 11.3%, यानी हम जो टोटल व्यापार करते हैं ना उसका 11% व्यापार हम केवल आसियान के इन 10 देशों से कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा डेटा है, लेकिन इसमें और ज्यादा सुधार होने की संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं की समीक्षा इस बैठक में की गई। मंत्रियों ने 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए आसियान भारत व्यापार परिषद के साथ भी, यानी जो आसियान भारत व्यापार परिषद है उसके साथ भी वार्ता की है। और चर्चा किए गए अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों में क्या क्या शामिल है। सबसे पहला मुद्दा यह शामिल था कि कोविड के बाद, यानी महामारी का बहुआयामी प्रभाव क्या क्या पड़ा है अर्थव्यवस्था के ऊपर, रोजगार के ऊपर या अन्य गतिविधियों के ऊपर। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन दोनों के बीच चर्चा का एक विशेष बिंदु है। यदि आपने आसियान की लोकेशन देखी है, मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगी, तो आप देखोगे कि समुंदर से सटे हुए देश हैं। तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इन देशों को नकारात्मक तौर पे प्रभावित कर सकता है, भारत को भी। तो जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पे वार्ता की। वैश्विक वित्तीय बाजार में बढ़ी अस्थिरता, जो जैसे आप चाइना में मंदी देख रहे हो, तो भाई वैश्विक वित्तीय व्यापार में जो भी अस्थिरता है उस पे मुद्रास्फीति का दबाव और भू राजनीतिक तनाव इत्यादि मुद्दे महत्वपूर्ण चर्चा के विषय थे इस बैठक में। सहयोग के दोनों के बीच में क्या क्या क्षेत्र हैं, तो आपूर्ति श्रृंखला है, खाद्य सुरक्षा को लेकर सहयोग करते हैं, ऊर्जा आपूर्ति को लेकर दोनों पक्ष सहयोग करते हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वित्तीय स्थिरता के क्षेत्र में दोनों पक्ष एक दूसरे का सहयोग करने का काम करते हैं। यदि हम इसके साथ इस बैठक में भारत आसियान माल व्यापार समझौते पे भी चर्चा हुई है। 2009 में बेसिकली ये जो माल व्यापार समझौता है ये 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे और लंबे समय से इसकी समीक्षा की बात की जा रही थी ताकि जो दोनों ओर से FTA है उसको और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके और जो आर्थिक क्षेत्र में कितने सहयोग के क्षेत्र हैं वो मतलब ज्यादा से ज्यादा सहयोग के क्षेत्र खोले जा सके। ये तो था इस बैठक का परिप्रेक्ष्य में जो बातें थी। अब यदि मैं आसियान की बात करूं तो ये जो ब्लू वाला एरिया दिख रहा है ये सारे आसियान के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। यदि हम अब आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 8 अगस्त 1967 को बेसिकली बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है, बैंकॉक में की गई थी। आसियान के संस्थापक 4 देश थे उस समय, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, 5 देश थे और थाईलैंड द्वारा बेसिकली आसियान घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे 1967 में। तो 5 देश थे शुरुआत में, आपको इतना याद नहीं रखना होता, लेकिन बाद में अलग अलग देश इसमें जुड़ते गए। अब आपको ये नहीं याद रखना है कौन सा देश किस तिथि को जुड़ा, लेकिन
शुरुआत की थी 5 देशों ने, और बाद में इसमें अलग अलग देश, जैसे आप देखोगे कि ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, और वर्तमान में जो आसियान है उसके 10 देश हैं। और इसका आदर्श वाक्य क्या है कि हम सबका एक दृष्टिकोण है, एक पहचान है और एक समुदाय है, और इस संदर्भ में हम सब मिलके हर क्षेत्र में विकास को आगे लेके जाएंगे। और इसका प्रभाव आप देख भी रहे होंगे आसियान देशों की समृद्धि के तौर पे। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है, और जकार्ता में आसियान सचिवालय का जो है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में है, ध्यान रखिएगा। और इस आसियान का उद्देश्य बेसिकली क्या था कि एक तो क्षेत्रीय स्थिरता को प्राप्त करना है ना, अस्थिरता ना रहे, मिलके अस्थिरता को दूर करना है और स्थिरता को प्राप्त करना है। इसके साथ साथ आर्थिक विकास का एजेंडा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भाई केवल अर्थव्यवस्था पे ध्यान देना है, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पे ध्यान देना है। सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक विकास हम मिलके कैसे कर सकते हैं, संसाधनों के उपयोग में सक्रिय सहयोग कैसे हो सकता है, और दक्षिण पूर्व एशियाई अनुसंधान, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, यानी मिलके हम जितने भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनका समाधान हम मिलके निकालने का प्रयास करेंगे। तो आसियान एक सक्सेसफुल संगठन देखा जा सकता है। यदि विशेष तौर पे हम सार्क से आसियान की तुलना करें तो सार्क की तुलना में आसियान काफी ज्यादा विस्तृत है, और हर मुद्दे पे, चाहे वो आर्थिक मुद्दा है, सांस्कृतिक मुद्दा है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दा है, संसाधनों के सहयोग संबंधी मुद्दा है, हर मुद्दे पे जो ये आसियान के 10 देश हैं आपस में सहयोग करने का काम करते हैं, और आज एक सक्सेसफुल संगठन के तौर पे आसियान उभर के आया है। और इसका गठन ज्यादा दूर नहीं 1967 में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। यदि हम भारत की बात करें तो ऐसा नहीं है कि भारत के संबंध जैसे आज आसियान के साथ है शुरुआत में ऐसे ही हो गए थे। ध्यान रखना, आसियान के साथ पहले भारत 1992 में, आपको पता है 1990 के बाद से भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, यानी पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई, और इस क्षेत्र के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किया। तो सबसे पहले 1992 में हम बेसिकली सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर बने थे, कुछ ही मुद्दों पे हम बेसिकली सहयोग कर रहे थे। 1996 में 1996 में हम पूर्ण डायलॉग पार्टनर बने, और 2012 में एक नया पड़ाव आया भारत और आसियान के संबंधों में, जब हम रणनीतिक साझेदार बन गए आसियान के। वर्तमान में हमारा आसियान के साथ FTA है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी आर्थिक संबंधों को हम व्यापकता प्रदान कर दी है हमने, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जाने हैं इस FTA के। अपने आप में काफी चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान करने की जरूरत है। द्विपक्षीय व्यापार में भी वृद्धि हो रही है, निवेश में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि दोनों ने 2005 में भारत आसियान आर्थिक परिषद की, विशेष तौर पे भारत आसियान आर्थिक परिषद की स्थापना की थी, और ये परिषद डेडिकेटेड तरीके से आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही थी, और भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार आसियान है। जैसे आपने 21-22 का डेटा है 110, जबकि हमने 22-23 का डेटा देखा ना, 2022 और 2023 का डेटा देखा कि 138 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास हो गया है। अभी मैंने शुरू में दिखाया था ना आप लोगों को, सॉरी 131 बिलियन डॉलर। ठीक है, इन डेटास को, क्योंकि आसियान इंपॉर्टेंट है तो नए डेटा आपको मिल गए। 131 बिलियन डॉलर के आसपास व्यापार है। किस किस क्षेत्र में दोनों का सहयोग है, तो भाई हम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं भारत का लदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं म्यांमार, भारत का पूर्वोत्तर म्यांमार और थाईलैंड का जो त्रिपक्षीय राजमार्ग है, इन सब के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो संबंधों का जो दायरा है और ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी आसियान के साथ हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं। विशेष तौर पे जो दक्षिण प्रशांत, क्या नाम है इसको, इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है भारत की, उसके संदर्भ में भारत अब आसियान के कुछ मेंबर से रक्षा उत्पादन इत्यादि भी करने लगा है। सागर पॉलिसी के मद्देनजर भी यदि हम देखें तो आसियान हम जो भारत है उसके लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग के दृष्टिकोण से देखें तो भारत और आसियान बड़े स्तर पे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। किस किस स्तर पे, एक तो थिंक टैंक का जो भारत आसियान नेटवर्क है, हमारा एक थिंक टैंक बना है जो भारत आसियान संबंधों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है। भारत आसियान प्रतिष्ठित व्यक्ति व्याख्यान है,
है ना, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिनके माध्यम से सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो सके। आसियान राजनयिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भारत प्रोवाइड कराता है। इसी तरीके से भारतीयों के लिए आसियान की कुछ कंट्री पाठ्यक्रम और ट्रेनिंग्स जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराती हैं। सांसदों का आदान प्रदान आदि सब हर साल आसियान के छात्रों को भारत में आमंत्रित किया जाता है, यानी छात्रों के लेवल पे, सांसदों के, ट्रेनिंग्स के, वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मेलन है, थिंक टैंक के लेवल पे, अलग अलग लेवल पे सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत और आसियान प्रयासरत है। शिक्षा और अनुसंधान की बात करें तो इस क्षेत्र में भी भारत ने विकासशील देशों के लिए जो अनुसंधान और सूचना प्रणाली है, इस अनुसंधान और सूचना प्रणाली में आसियान भारत केंद्र की स्थापना की है, यानी अनुसंधान और सूचना प्रणाली में आसियान को भी प्रमुख स्थान दिया है, जो कि शिक्षा और अनुसंधान के विकास को लेके प्रतिबद्ध है। दिल्ली डायलॉग आप देख सकते हो 2009 में, ये बेसिकली वार्षिक ट्रैक 1.5 फोरम है और बेसिकली इस दिल्ली डायलॉग के माध्यम से आसियान और भारत राजनीतिक मुद्दों पे, सुरक्षा के मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, यानी जो जो क्षेत्र हो सकते हैं विकास के, उन पे और जो जो समस्याएं हैं उनके समाधान पे विकास बात करता है। इसके साथ ही फंडिंग की बात करें तो हमने अलग अलग निधियां बनाई हुई हैं, ठीक है, जो अलग अलग क्षेत्र में फंड्स की व्यवस्था, जैसे आप भारत आसियान सहयोग निधि है, भारत आसियान S&T निधि, विकास निधि है, ठीक है, साइंस एंड टेक विकास निधि है, भारत आसियान ग्रीन फंड है। तो इन सब क्षेत्रों में भारत आसियान के साथ सहयोग कर रहा है। तो सहयोग के क्षेत्र आपको दिख ही गए होंगे, चाहे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो, सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, शिक्षा अनुसंधान हो, दिल्ली डायलॉग हो और साथ ही फंडिंग इत्यादि के क्षेत्र में भी आसियान, हमारे भारत और आसियान मिलके अलग अलग क्षेत्रों में फंडिंग की व्यवस्था करते हैं, जिससे जो भी मुद्दे हैं उनका समाधान बेहतर तरीके से हो सके और फंड की व्यवस्था हो सके। तो ये मुद्दा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसी मुद्दे में मैंने आसियान को भी बता दिया। यदि आपको ध्यान रखिएगा दोस्तों, 31 अगस्त को बैच क्लोज होने वाला है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है स्टडी IQ वेबसाइट पे जाके या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप बेसिकली एडमिशन ले सकते हैं। 13 से 14 महीने में पूरा सिलेबस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, अनुशासन के साथ चुपचाप बढ़िया तरीके से तैयारी, P2I यानी PT मेंस इंटरव्यू, तीनों लेवल की प्रिपरेशन, 2 साल तक वैलिडिटी। इसके साथ ही आपको बहुत सारी बुक्स भी मिलेंगी। यदि PT पास करते हो तो दिल्ली में रहने की सुविधा, ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी। एडमिशन यदि लेना है तो कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड यूज करके आप मात्र 29,999 में ये बैच प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 31 अगस्त लास्ट डेट है, तो जिसको भी एडमिशन लेना है 31 अगस्त से पहले ले लें और मेरा कोड है LD Live, ठीक है। तो इसी तरीके की वीडियो यदि आपको और चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरीके के महत्वपूर्ण किसी अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।